जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने जेल में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले कुछ आलमी खबरें। जनूबी कोरिया के सदर का मुआवजा अब हो गया है। उनके खिलाफ जो तहरीक आई थी उनकी असेंबली के अंदर उसको मेजोरिटी से पास कर लिया गया और बताया ये जा रहा है कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है और वहां के जो वजीर आजम है गालिबन अब वो कायम मकाम सदर या नायब वजीर आजम को कायम मकाम सदर बना दिया गया। ये वही सदर हैं जनूबी कोरिया के जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, फौज को बुला लिया था, फिर अवाम बाहर निकली, पार्लियामेंट खुली, पार्लियामेंट ने फौज को वापस भेजा, अवाम ने फौज को वापस भेजा और पूरी दुनिया ने देखा कि जब पार्लियामेंट फॉर्म 45 से आई हो तो वो कैसे आइन का दिफा करती है, वो कैसे अपनी अवाम का दिफा करती है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका वो कैसे दिफा करते हैं। तो वो एक मिसाल कायम की जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने और दुनिया को दिखाया कि ये होती है भाई फॉर्म 45 की पार्लियामेंट। बाकी जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट होती है हमें नहीं पता वो किधर होती है, लेकिन वो जो कुछ करती है वो भी रात को खुलती है, बहुत सारी कानून साजियां करती है, बहुत कुछ वहां पे होता है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। दूसरी जो बड़ी खबर इंटरनेशनली है वो इस वक्त सीरिया में जो हो रहा है। बशार अल असद साहब तो वहां से भाग के चले गए हैं, साथ उनकी इमीडिएट फैमिली भी चली गई है, उन्होंने सियासी पनाह रूस में ले ली है। लेकिन सीरिया के अंदर इस वक्त भी हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। एक तरह का हमें ऑर्गेनाइज्ड केओस लग रहा है। वो जो ग्रुप जो पहले दहशतगर्दी की लिस्ट पे थे, जिनको अभी भी अमेरिका कहता है कि वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने एक तरह से अब सीरिया पे कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मौत जो खित्ते के अंदर लगी हुई है वो इसराइल की है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, ये CNN की खबर है और ये 11 तारीख की खबर है, 11 दिसंबर 2024 की खबर है, कुछ दिन पहले की खबर है। इस खबर के मुताबिक इसराइल ने शाम में पिछले चंद दिनों के दौरान 480 हमले किए हैं। 480 हमले। एक भी किसी अरब मुल्क ने कोई उसके ऊपर कोई तशवीश का इजहार किया या तुर्की ने तशवीश का इजहार किया। जितनी भी शाम के अंदर एयर डिफेंस था, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितना असला बारूद, उनके जो त्यारे, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सबको इसराइल ने जिसे कहते हैं ना वो निशानाबाजी की है कि रख के आराम से चुन चुन के अच्छा ये दोबारा मारो, नहीं लगा दोबारा मारो, इसलिए कि अब कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पे जो नई रजीम आई है उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया कि इसराइल क्या कर रहा है हमारे यहां। तो 480 हमले तो उस वक्त तक थे जो 11 दिसंबर को रिपोर्ट हो रहे थे, अब वो 500 से भी ज्यादा बल्कि 600 से भी ज्यादा अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि हमले वहां पे वो कर चुका है और बुनियादी तौर पे जो जितना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। अच्छा, ये जो CNN की खबर मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि इसराइल स्ट्राइक सीरिया 480 times and seizes territory as Netanyahu pledges to change face of the Middle East। उसने वो लिख रहा है कि नेतन्याहू साहब ने जो प्लेज किया है, जो उन्होंने दावा किया है, जो उन्होंने इरादा किया है कि वो मिडल ईस्ट का, मशरिक़ वुस्ता का चेहरा ही बदल देंगे। और उसी दौरान उन्होंने 480 जो हमले भी किए शाम में। लेकिन अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो मर्जी करते रहे। एक टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर भी है, इसराइली अखबार की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये खबर सामने आप देख सकते हैं। इसमें वो लिख रहे हैं कि जो इसराइल की वजारत दिफा है, जो उनकी अफवाज है, उनको चांस नजर आ रहा है कि अब वो ईरान के जो जौहरी साइट्स हैं उन पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि सीरिया का जो एयर डिफेंस है उन्होंने वो तबाह कर दिया। जो सीरिया का एयर डिफेंस था, खित्ते के अंदर एयर डिफेंस था, उससे जो है मसला होता था इसराइल को, लेकिन अब वो सारा एयर डिफेंस उड़ा दिया गया है। किसी ने पूछा नहीं। बशार अल असद की हुकूमत तो खत्म हो गई है। बशार अल असद एक डिक्टेटर थे, उनका अपने मुल्क में बड़ा मसला था, लेकिन खित्ते के अंदर बाकी कितनी जो वहां पे हुकूमतें हैं जो डिक्टेटर नहीं है या बादशाह नहीं है या अवामी नुमाइंदों ने उनको चुना हुआ है, लेकिन बशार अल असद की हुकूमत, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अवामी सपोर्ट उनको हासिल नहीं थी और बड़ा जुल्म किया उन्होंने अपने लोगों के ऊपर। और अब जो इसराइल के खित्ते के अंदर बड़े जिसे आप कह सकते हैं प्लान्स हैं, उसको हासिल करने में इसराइल के लिए मजीद आसानियां पैदा हो गई हैं। और ये खबर इस तरह लिखती है कि IDF सीज चांस फॉर स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक साइट्स आफ्टर नॉकिंग आउट सीरिया एयर डिफेंसेस। मतलब सीरिया के एयर डिफेंस खत्म कर दिए हैं, अब वो ईरान की जो जौहरी साइट्स हैं वहां पे भी हमले हो सकेंगे। खबर में आगे वो लिखते हैं टाइम्स ऑफ इसराइल वाले, ओवर 85% ऑफ असद regime's anti-aircraft systems destroyed in strikes, giving Israeli jets, drones, total air जो उनकी सुपीरियरिटी जनाब वहां पे कायम होगी, टोटल बालादस्ती
فضا میں ٹوٹل بالادستی وہاں پہ اسرائیل نے قائم کر لی ہے۔ اب جو خطے میں اسرائیل کے خلاف جو بھی کاروائی ہو رہی تھی نا، اس میں اسلحہ سارا شام سے جاتا تھا، چاہے وہ حماس کو جاتا ہو، چاہے وہ حزب اللہ کو جاتا ہو، فلسطینیوں کو جاتا ہو، تو اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی۔ باقی جارڈن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ایون کہ جو پچھلے دنوں ایران نے حملہ کیا تھا اس میں بھی جارڈن کی فضائی حدود سے، اردن کی فضائی حدود سے جو میزائل وغیرہ جا رہے تھے ان کو بھی مار کے گرا دیا گیا تھا۔ تو مسئلہ ان کو یہ تھا، پورے خطے کے اندر امریکہ کو، اسرائیل کو مسئلہ یہ تھا کہ شام کے ذریعے حزب اللہ کو جا رہا ہے اور شام کے ذریعے حماس جو اس وقت فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، ان کو اسلحہ وغیرہ جا رہا ہے۔ یہ ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ آلدو کہ حماس نے اب اس طرح کی بات کی ہے، جو نئے لوگ آئے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ آفیسز کھولنے دیے جائیں، شام میں ہمارے لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ نہ کیا جائے، ہمارے آفیسز کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، لیکن وہ اب مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لگتا یہ ہے کہ اب خطے کے اندر اسرائیل کی جو کمپلیٹ بالادستی کا خواب ہے، اسرائیل اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے ریکارڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا شروع میں، جو اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ وہ ریکارڈ ہے جناب کتابیں پڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں جتنا بندہ، مطلب کہ میرے خیال میں آپ اس میں مبالغہ رائی کر ہی نہیں سکتے۔ ہر طرح کی کتاب عمران خان صاحب نے پڑھی ہے، درجنوں، مطلب آئی وڈ سے کہ کئی، مطلب 100 سے بھی زیادہ، 200 سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ کتابیں انہوں نے پڑھ چکے ہوں وہ اب تک، لیکن درجنوں کتابیں عمران خان صاحب نے پڑھی، اور جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں جو کتاب جس میں آپ سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں یا ان کا جو موضوع کہہ سکتے ہیں، اس میں آٹمنز کے حوالے سے، دیگر جو مسلمان لیڈر ماضی میں گزرے ہیں، مسلمان جنرل ماضی میں گزرے ہیں، مغلز جو گزرے ہیں، یہ جو ساری ہسٹری ہے، اس طرح کی ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے پڑھی۔ اور جو ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کے مقابلے میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، بلکہ میں یہ بڑے ذمہ داری سے آپ کو کہوں گا کہ جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے جتنی کتابیں اپنی پوری زندگی میں پڑھی ہوں گی، ان سے زیادہ کتابیں عمران خان نے ایک سال میں جیل کے اندر پڑھ لی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، ہو سکتا ہے کسی نے ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو، کسی نے آدھی پڑھی ہو، مجھے نہیں پتا وہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں درجنوں کتابیں پڑھی، اور ان کے جو ٹائٹلز ہیں، ان کا جو سبجیکٹ ہے، وہ بھی میں نے موضوعات جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیے کہ اسلامک ہسٹری، اسلامک جنرل، آٹمنز، مغل امپائر کے ساتھ کیا ہوا، آٹمنز نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے اس طرح کی ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ اور میرے خیال میں اب کبھی امکان اس چیز کا ہے کہ اگر کوئی شخص عمران خان صاحب کو کوئی کتاب بھیجتا ہے جیل میں، تو عین ممکن ہے کہ وہ کتاب عمران خان صاحب نے پہلے پڑھ لی ہو، اس لیے کہ جتنی کتابیں انہوں نے پڑھی، اور یہ ساری کتابیں علیمہ خان صاحبہ، ان کی بہنیں جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے خریدتی ہیں جا کے بک سٹور سے نئی کتابیں، پھر کچھ لوگ بھی دیتے ہیں، اور وہ مطلب پورا سٹاک ہے جو خان صاحب جو ہے کتابیں پڑھیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ کی آخری دنوں میں بھی، یہ پچھلے دنوں بھی جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ مجھے کتابیں دیں، کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کتابیں دی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو آگے نہیں دی جا رہی۔ خان صاحب نے کبھی وہاں پہ کھانے پینے کے حوالے سے، کبھی اپنی صحت کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی وہاں پہ 2 ہی کمپلینز ہوتی ہیں، جو مختلف لوگ عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، وہ باہر آ کے جو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس چیز کے حوالے سے گلا شکوہ کرتے ہیں۔ ایک وہ کہ کتابیں ان کو نہیں مل رہی، پڑھنے کے لیے چیزیں ان کو نہیں مل رہی، اخبارات ان کو پڑھنے کے لیے نہیں مل رہی، اور دوسرا ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں دیا جا رہا، یا ایکسرسائز کے لیے مشین نہیں دی جا رہی، یا ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر بار بار عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دن تو میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کچھ وکلا خان صاحب کو ملنے گئے ہوئے تھے، اور اس کمرے کے اندر خان صاحب ادھر ایک ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور سارے وکلا اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے کہا یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ خان صاحب بڑے غصے میں تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ مجھے ڈمبل نہیں دے رہے، میں نے ان سے 14 kg کے ڈمبل مانگے کہ مجھے 14 kg کے ڈمبل دو، یہ دیکھو میرے بائسپس چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب تو جیل میں بھی جو ہے نا اپنی ایکسرسائز کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، اپنی اسٹڈی کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور میں ذمہ داری سے آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے جیل میں اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی، اور موجودہ سیاسی قیادت نے جو اس وقت جیلوں سے باہر ہے، اس میں پی ٹی آئی والے بھی شاید کچھ شامل ہوں، انہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی جتنی خان صاحب نے جیل کے اندر کتابیں پڑھی ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اور یہ چیز آئے گی سامنے، جب میاں صاحب جیل میں تھے تو جناب
20-20, 30-30 बंदे जाके उनसे मिलते थे और वहां पे गपशप लगती थी, वहां पे खाने आते थे, बाहर से सब कुछ होता था। लेकिन खान साहब को एक चीज का ही होता है कि जी मेरी किताब पहुंची है या नहीं पहुंची। अच्छा जी, आईसीसी के लिए फ्यूजन मॉडल एग्रीड हो गया है। अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है न्यूट्रल वेन्यू पे अपने वो मैचेस खेलेंगे। बाकी सारी टीमें आ रही हैं लेकिन फॉर सम रीजन इंडिया नहीं आना चाहता। और आपको याद होगा कि यहाँ पे इस तरह की खबरें दी गई कि जब वो जयशंकर आया था तो उन्होंने जो है हमारे इसाक डार साहब से क्रिकेट के ऊपर बात कर दी और ये होगा, क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी। मेरे ख्याल में हम अजब किस्म की जो है ना माजत ख्वाना हमारा रवैया है। हम कोई एहसासे कमतरी का शिकार हैं। वो आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, जी वो आ रहे हैं। इधर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया था, जी वो सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन उनका रवैया हमेशा इंतहाई मुतसब्बाना होता है, इंतहाई नैरो माइंडेडनेस का वो मुजाहरा करते हैं। और मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि जिस तरह की रजीम वहां पे बैठी हुई है, जो तंग नजर लोग वहां पे बैठे हुए, वो कभी भी क्रिकेट के जो है सीरीज तो आप छोड़ दें, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यहाँ नहीं आएंगे। और अब चीज वो हतमी हो गई है कि अब वो यहाँ पे नहीं आ रहे। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान की टीम वहां पे नहीं जाएगी। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए पाकिस्तान की टीम को। तो मैं तो पहले भी कहा था कि पिछली दफा भी जब वो गए थे उनको नहीं जाना चाहिए था। ताल्लुकात हमें भारत के साथ अच्छे करने हैं, हमारी उनके साथ तजारत भी हो, हम नहीं चाहते कि हमारी उनके साथ जंग हो। लेकिन क्या उनके आगे जो है हम इसी तरह बिछते जाएं, इतनी उनकी जो है खुशामदें करते जाएं और वो मसलसल तंग नजरी का मुजाहरा। और हमारे जो दानिशवर हैं वो भी जनाब भारतीय उसकी मिसालें देते हैं, जनाब वो ये आ गया तो वो आ गया। और यहाँ पे जो हमारी लीडरशिप है उनका रवैया भी इंतहाई एहसासे कमतरी का जो है वो हामिल है। अब आप देख लें, जब वो इधर भारतीय सहाफी आए हुए थे, मियां नवाज शरीफ जो है खुर्रम दस्तगीर से 1 साल से नहीं मिले। मियां नवाज शरीफ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब आके इंटरव्यूज दे के ये जनाब शिकवा कर रहे हैं। वो खुर्रम दस्तगीर जो जनाब मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम है, गुजरांवाला में जनाब उनका बड़ा वोट बैंक है। वहां पे उन्होंने मियां साहब के बड़े बड़े जलसे करवाई है। वही गुजरांवाला है जहां पे मियां साहब ने जनरल बाजवा से सवाल पूछा था गुजरांवाला की तकरीर में, बाहर से लंदन से बैठ के जो उन्होंने तकरीर की थी। बाद में सारी मुसीबतें मसाइल जो है वो खुर्रम दस्तगीर के लिए पैदा हुए थे। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ उस खुर्रम दस्तगीर को मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही मियां नवाज शरीफ जब भारत से सहाफी आते हैं तो सबसे पहले उसको मिलते हैं और वो उनको बुलाता है। वो एक जो सहाफी है बरखा दत्त, बड़ी अच्छी सहाफी है, नथिंग अगेंस्ट हर, लेकिन उनका वीजा नहीं हो रहा था। नुसरत जावेद साहब ने बताया कि फिर वो मियां साहब ने सिफारिश करके उनका वीजा लगवाया। वो वाघा बॉर्डर के जरिए आई और सबसे पहले उन्होंने मियां साहब से मुलाकात की। फिर एससीओ समिट के बाद सारे भारतीय सहाफी गए, जाके मियां साहब से मिले, मरियम से मिले। पाकिस्तानी सहाफियों से वो नहीं मिलते, भारतीय सहाफियों से मिलते हैं। तो अजब हमारा जो ना एहसासे कमतरी का हम एक मुजाहरा करते हैं। और मियां साहब कहते हैं हमारी ख्वाहिश है कि मोदी भी यहाँ पे आते। भाई उन्होंने तो हमारे मुंह पे फिर जूता मारा है कि हम तो अपनी क्रिकेट टीम भी नहीं भेजेंगे। और हम हमेशा अपना सर आगे पेश करते हैं कि आओ हमारे सर पे सियासी जूते मारो। भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमें बराबरी की सतह पे उनके साथ ताल्लुकात कायम करने हैं। अगर वो आएंगे तो हमें जाना चाहिए, अगर वो नहीं आएंगे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। बाकी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत से हम लड़ पड़े और हमारी उनसे जंग हो जाए और ये वाली जंग हो जाए और वो वाली जंग हो जाए। ये सब फजूल बातें, हमने कोई जंग नहीं करनी। हम पुरअमन मुल्क हैं, हमने पुरअमन तरीके से चीजों को आगे लेके चलना है, लेकिन अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है। ये एक छोटी सी चीज है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं। अच्छा जी, आखिर में छोटी सी खबर, सहाफी हरमीत सिंह जिनके खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो गई है। और आज वो गालिबन इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में गए हुए थे। और यंग लॉयर हैं बीना शाहिद साहिबा, वो पहले भी हम उनको देखते रहे, मुख्तलिफ मुकदमात में वो पेश होती रही हैं। उन्होंने सहाफी हरमीत सिंह की आज जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। और हरमीत सिंह के ऊपर आपको पता है FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है, कुछ दीगर सहाफियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किए हैं। तो इस हुकूमत ने अपना रिकॉर्ड जो है वो जारी रखा हुआ है, सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का, सियासी मुखालफिन के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का। इस वजह से उनके ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में तनकीद को वो इतना खातर में नहीं लाते। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।